हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका है इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संगम काल, यानी जो कि दक्षिण भारत का इतिहास है। साथियों, इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं या जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सभी आपको विस्तारपूर्वक बताए जाएंगे, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में और अधिक समय तक याद करने में सहायता होगी। तो आइए हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम संगम काल में किस किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रथम चरण के राजवंश को देखेंगे, जिसके अंतर्गत चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश आते हैं। उसके बाद हम द्वितीय चरण के राजवंश को देखेंगे, जिसके अंतर्गत पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, पाल और गुर्जर वंश आते हैं। तो साथियों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन सभी टॉपिकों से बनने वाले जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। और वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को हम विस्तारपूर्वक देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हमको दिया है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख जो है संगम काल में नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदम्ब का। कदम्ब का उल्लेख जो है संगम काल में नहीं हुआ है। साथियों, इसके बाद हम देखेंगे, हमको अगला प्रश्न क्या दिया है, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया। जो कांची का कैलाश मंदिर है इसको किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। साथियों, अब इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी चेर वंश। चेर वंश जो है वो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना जो है राजवंश माना जाता है। साथियों, यहाँ पर आपको प्रश्नों का क्रम थोड़ा गलत दिख रहा होगा। प्रश्न 19 से शुरू है, तो इसमें हुआ क्या है कि 19 से लेकर पहले हम आपको 38 नंबर तक करा देते हैं, उसके बाद आपको 1 से लेकर 19 नंबर तक के टोटल प्रश्नों को करा दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, पत्नी पूजा की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पत्नी पूजा की शुरुआत की थी वो शेनगुटवन ने की थी, जो कि चेर वंश से संबंधित था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न हमको दिया है, पिन्नार तथा बेल्लार नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वह किस राजवंश के अधीन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चोल वंश के अधीन था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली है। किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो पांड्य वंश था इसका ही प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव वंश का संस्थापक जो है बप्पदेव थे। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं इनको ज़रूर आप किसी कॉपी में नोट्स करके रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको 100% श्योर है कि आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना था, यानी सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, गुजरात शाखा का उदय हुआ था। जो हमारी गुजरात शाखा थी उसका उदय कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विक्रमादित्य प्रथम ने। इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स में नोट डाल के हेडिंग लिख लेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुजरात शाखा का उदय जो कि विक्रमादित्य प्रथम ने किया था। अब अगला प्रश्न देखिए दिया है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बाजराज प्रथम के द्वारा, यानी राजराज फर्स्ट के द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया जाएगा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, किस वंश का संस्थापक वासुदेव था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव किस वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर क्या है, चौहान वंश के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला अब देखिए, वन लाइनर कुछ प्रश्न दिए गए हैं साथियों। यहाँ पर दिए, पृथ्वीराज तृतीय जो है, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, यानी पृथ्वीराज तृतीय को किसके नाम से जाना जाता था, तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला दिया है, सन
91 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला दिया है कि चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद बरदाई था और उसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम जो है ये चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, केरल पुत्र किस राजवंश को कहा जाता है? केरल पुत्र किस राजवंश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेर वंश को केरल पुत्र के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए फिर से वन लाइनर प्रश्न दिया, उदयन जेराल चेर वंश का पहला शासक था। अगला दिया है, चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ है। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ये बाघ हो जाएगा। अब देखिए और क्या दिया है आगे, आगे दिया है चोल वंश के राजा इलारा ने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी। इसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। अब साथियों देखो आपको 38 जो प्रश्न थे वो क्रम खत्म हो गया। अब पहले नंबर से हम 19 नंबर तक देखते हैं। दिया है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़ुग्गी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेन गुट्टवन थे। ठीक है, सेन गुट्टवन थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जैन से। आइए हम जीवक चिंतामणि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार से। देखिए जीवक चिंतामणि जो कि तमिल भाषा में है, एक तमिल महाकाव्य है। यह जैन मुनि तिरुतक्कदेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। 13 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में कुल 3145 पद हैं। इसमें कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है, इसीलिए इसका नाम जीवक चिंतामणि रखा गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, तमिल भाषा के शिल्पादुकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदू धर्म से संबंधित है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तोलकाव्यम। साथियों अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कदम्ब का। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मसालों के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरेयूर। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। जो हमारा तोलकपियम ग्रंथ है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण और काव्य से। आइए हम थोड़ा सा तोलकपियम ग्रंथ के बारे में देखते हैं, नहीं तो आपके मन में डाउट बना रहेगा। देखिए तोलकपियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। ठीक है, संगम का एकमात्र द्वितीय संगम का, और अगस्त ऋषि के 12 योग्य जो उनके योग्य शिष्य थे उनमें से एक तोलकपियर द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण है। संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसमें 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख दिया गया। इस ग्रंथ में प्रेम विवाह को पंचतिड़य, एक पक्षी प्रेम को किड़य एवं अनुचित प्रेम को पैरुंदिड़य कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तमिल भाषा में किया गया। दोस्तों यदि आपको हमारे जितने भी प्रश्न दिए, यदि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहे हों या आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पांडे के। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न यह है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष क्या किया है? गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मामूल नार ने इसका उल्लेख किया है। अब हम अगला देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमको दिया है, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तोलकपियर है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त्य ऋषि ने ऐसा किया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया, तिरुवल्लुपुरम की रचना कुरल या फिर मुप्पाल जिसे कहा जाता है को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तमिल भूमिका बाइबिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखिए दिया है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 14 और 15 नंबर दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी को, शिल्पदिकारम को। ठीक, अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमसे ओडिसी पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? मणि मेघलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया, पुहर यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कारिकाल ने की थी। अगला प्रश्न दिया है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जो मुजरिस है ये किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेर राजवंश का यह प्रमुख बंदरगाह था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतने जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? यानी जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में क्या हो सकता है कि 7 आदमियों का पेट भरा जा सकता है वहाँ पर अन्न पैदा करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा ने कहा था। कावेरी डेल्टा ने कहा था कि एक हाथी जितने में लेटेगी इतने में 7 आदमियों का पेट भरा जा सकता है। तो साथियों आपको 18 प्रश्न यहाँ पर और 19 से लेकर 38 प्रश्न वहाँ पर करा दिए गए हैं। तो इस पर आपकी 38 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई आपका कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका कोई एग्जाम नहीं, इससे बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से संबंधित। और जितने भी इस टॉपिक से बन सकते थे महत्वपूर्ण प्रश्न सभी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।